मैं रोहतास सरणवा आर्य स्कूल छाने बड़े के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था सीड, आज उसी को आप आगे बढ़ाते हुए जो अपना स्टेप रहेगा वो रहेगा सीड डोरमेंसी, यानी कि बीज सुसुप्त अवस्था। बीज सीड डोरमेंसी कहते कैसे? सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे पास में माना सोइल विशेष है, यानी मिट्टी है। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, बीज की जैसे सोविंग कर दी। ये क्या है? बीज है, और बीज की हमने क्या कर दी है? सोविंग कर दी है। जैसे हम बीज की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं। बीज किसे कहेंगे? जीवित भ्रूण वाला दाना ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है, यानी जिसके अंतर्गत भ्रूण की अवस्था के अंतर्गत हो, जीवित अवस्था के अंतर्गत हो। इस बीज को अंकुरण के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, जैसे मृदा नमी, मृदा ताप और मृदा वायु, ये सारी की सारी जो ऑप्टिमम कंडीशन इसको चाहिए, वो ऑप्टिमम कंडीशन हमने इसको क्या करवा दी है? प्रोवाइड करवा दी है। ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवा दी। लेकिन ये सारी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवाने के बाद भी इस बीज का अंकुरण नहीं हुआ। क्या कह रहा है ये? कि हमने बीज की सोविंग की, इस बीज के अंकुरण के लिए जो इस ऑप्टिमम कंडीशन की आवश्यकता थी, रिक्वायरमेंट थी, जो जैसे मृदा नमी, मृदा ताप, मृदा वायु इत्यादि सारी की सारी ऑप्टिमम कंडीशन हमने इसको क्या किया है? प्रोवाइड की है। और प्रोवाइड करने के बावजूद भी इस बीज का क्या नहीं हुआ? अंकुरण नहीं हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे? सीड डोरमेंसी कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी। अब देखिए, ये सीड डोरमेंसी एक टाइम पीरियड के लिए होगी। हो सकता है कुछ दिन विशेष के लिए हो सकता है कुछ महीनों तक चले, और हो सकता है कुछ वर्षों तक चले। लेकिन एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में जिसकी जो डोरमेंसी है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और उसके बाद में सीड क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी? एक परिभाषा तो इसकी हो जाएगी कि सीड डोरमेंसी बीज की वह अवस्था है जब इसकी सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है। कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है। पहली परिभाषा बहुत आसान है। हमने यहाँ पर बात की कि डोरमेंसी है वो एक टाइम पीरियड के लिए चलेगी। एक टाइम पीरियड के बाद में इसकी डोरमेंसी वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो ये भी ये कह रहा है कि यानी कि जो इसका सक्रिय वृद्धि काल था, वो सक्रिय वृद्धि काल कुछ समय के लिए या कुछ काल के लिए क्या हो गया है? निलंबित हो गया है। और ये ही क्या कहलाती है? सीड डोरमेंसी कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी कहते हैं। सेकेंड परिभाषा भी हम इसके अथवा में लिख सकते हैं कि पूर्ण परिपक्व बीज अन्य सभी परिस्थितियों के सामान्य होने पर भी अंकुरित नहीं होता, जो अन्यथा अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। ये भी बहुत आसान सी बात है।
ये कह रहा है पूर्ण परिपक्व बीज है, हमने सभी परिस्थितियां उसके लिए क्या है, सामान्य, जितने भी कंडीशन चाहिए बीज के अंकुरण के लिए हमने वो सारी की सारी कंडीशन यहाँ पर क्या की थी, प्रोवाइड करवाई थी, सारी की सारी कंडीशन प्रोवाइड करवाई थी। परंतु सभी परिस्थितियां सामान्य होने पर भी उसका क्या नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ, जो अन्यथा अदरवाइज तो क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करवाने पर बीज का क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। परंतु यहाँ पर बीज का जर्मिनेशन नहीं हुआ, सारी की सारी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवाने के बावजूद भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीड डोरमेंसी। सेकेंड डेफिनेशन है। थर्ड बहुत आसान सी एक और डेफिनेशन है कि जीवित बीज का अनुकूल वातावरण मिलने पर भी अंकुरित न होना सीड डोरमेंसी कहलाता है। तो हमारे पास में ये तीन डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन में से जो आपको बेटर लगे वो ढंग से पढ़ लेना। पहले वाली जो डेफिनेशन है सीड डोरमेंसी, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है कि बीज की जो सक्रिय वृद्धि थी वो कुछ काल यानी कुछ समय विशेष के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हो गई थी, निलंबित हो गई थी, जिसकी वजह से अंकुरण नहीं हुआ, तो इसे हमने क्या कह दिया था, सीड डोरमेंसी कह दिया था। सेकंड ये कह रहा है कि सेकंड परिभाषा में कि बीज पूर्ण रूप से परिपक्व था, हमने सारी की सारी उसे ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड भी करवाई, परंतु ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवाने के बावजूद भी उसका क्या नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ, तो वो भी क्या कहलाता है, सीड डोरमेंसी। और थर्ड डेफिनेशन भी बिल्कुल आसान है, जीवित बीज है, यानी जीवित बीज जिसके अंतर्गत भ्रूण जीवित अवस्था के अंतर्गत है, अनुकूल वातावरण है जैसा हमने प्रोवाइड करवा रखा है, और अनुकूल वातावरण मिलने पर भी उसका अंकुरण नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं। अब इसके बाद में अपना जो स्टेप रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी, बीज की सुसुप्त अवस्था के प्रकार अकॉर्डिंग टू 12th क्लास सिलेबस। ये जो सीड डोरमेंसी है इसको तीन पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट है वो है प्राइमरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी का मतलब होता है प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, प्राइमरी डोरमेंसी, प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। नंबर सेकंड जो है वो है सेकेंडरी डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी यानी कि द्वितीयक सुसुप्त अवस्था। और नंबर थर्ड जो है वो है इम्पोज्ड या एनफोर्स्ड डोरमेंसी, कहने का मतलब है बलकरित सुसुप्त अवस्था। तो पूछ ले सुसुप्त अवस्था कितने प्रकार की है, तो सुसुप्त अवस्था कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की है। प्राइमरी डोरमेंसी यानी प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, सेकेंडरी डोरमेंसी यानी कि द्वितीयक सुसुप्त अवस्था, और थर्ड है वो इम्पोज्ड या एनफोर्स्ड डोरमेंसी है। कहने का तात्पर्य है वो क्या है, बलकृत सुसुप्त अवस्था है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी डोरमेंसी की, प्राथमिक सुसुप्त अवस्था की, तो प्राथमिक सुसुप्त अवस्था ही रियलिटी में डेफिनेशन है किसकी, सीड डोरमेंसी की। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य प्राइमरी डोरमेंसी ही क्या है, रियलिटी में सीड डोरमेंसी है, क्योंकि सेकेंडरी डोरमेंसी और इम्पोज्ड या एनफोर्स्ड डोरमेंसी है, दोनों की ही प्रकार की डोरमेंसी के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम कुछ ऐसी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे कि वो बीज अंकुरण में सहायक हो सके, और वो कंडीशन जब हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे उसकी वजह से उनका अंकुरण नहीं होगा। तो प्राइमरी जो डोरमेंसी है वो रियल डोरमेंसी है। तो बात करिए अगर प्राइमरी डोरमेंसी की, प्राइमरी डोरमेंसी इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल डोरमेंसी, यानी कि कहने का मतलब है इसे हम प्राथमिक सुसुप्त अवस्था भी इसे हमें प्राकृतिक सुसुप्त अवस्था भी कहते हैं।
यानी कि प्राइमरी डोरमेंसी है। प्राइमरी डोरमेंसी इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल डोरमेंसी, इसे प्राकृतिक सुसुप्त अवस्था भी कहा जाता है। इसका संबंध बीज की स्वयं की कारिकी विशेषताओं से है, यानी कि इस प्रकार की जो डोरमेंसी उत्पन्न हो रही है, उस डोरमेंसी के कारण जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण क्या है? उस बीज विशेष की स्वयं की कारिकी विशेषताएं है, उसकी वजह से ये उत्पन्न हो रही है। जैसे जब फसल पकती है तो कुछ बीज शुष्क भार के आधार पर परिपक्वता, कुछ बीज शुष्क भार के आधार पर परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उनका अंकुरण नहीं होता। तो प्राइमरी डोरमेंसी के बारे में ये क्या कह रहा है कि प्राइमरी डोरमेंसी है वो अपने आप में क्या है? नेचुरल डोरमेंसी है, यानी कि प्राकृतिक सुसुप्त अवस्था है, जिसका संबंध है वो बीज की स्वयं की फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कारिकीय विशेषताओं से है। और कारिकीय विशेषताओं की वजह से ये क्या कह रहे हैं, जिसमें पहली कारिकीय विशेषता क्या है कि जब कोई फसल पकती है तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो शुष्क भार के आधार पर यानी ड्राई वेट के आधार पर तो परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु रियल में क्या होता है, ऐसे बीजों का अंकुरण हो नहीं पाता है और उनकी वजह से उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? डोरमेंसी उत्पन्न हो जाती है। इसका सेकेंड रीजन भी है बीज कवच का कठोर होना, यानी कि बीजों का जो कवच है वो क्या है? कठोर है, और उसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो उनमें डोरमेंसी उत्पन्न हो जाती है। कुछ इसमें रासायनिक रीजन भी होते हैं, यानी कि बीज के एम्ब्रियो के बाहर कुछ ऐसे रसायन भी बन जाते हैं जो बीजों को क्या कर देते हैं? डोरमेंट कर देते हैं। कुछ रासायनिक कारण भी है। और इसके अलावा भ्रूण का अलग विकास, और भ्रूण का अलग विकास है वो भी क्या है? इसको उत्पन्न करता है, डोरमेंसी को उत्पन्न करता है। अब यहाँ देखें, इनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जो बीज की सतह पर उपस्थित है, कुछ कारण ऐसे हैं जो बीज के अंदर उपस्थित है। जैसे बीज कवच का कठोर, बीज के जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका बाह्य कारक है, इस बाह्य कारण की वजह से डोरमेंसी उत्पन्न हो रही है। भ्रूण का अलग विकास, बीज के अंदर ये आंतरिक कारण है, इसकी वजह से डोरमेंसी उत्पन्न हो रही है। तो इसके आधार पर जो प्राइमरी डोरमेंसी है, प्राइमरी डोरमेंसी को 3 पार्टों के अंतर्गत डिवाइडेशन किया गया है। किसके आधार पर? उत्पन्न कारणों के आधार पर। भी कारण है वो बाह्य कारण की वजह से डोरमेंसी उत्पन्न हो रही है, या आंतरिक कारण की वजह से डोरमेंसी उत्पन्न हो रही है, या आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों की वजह से डोरमेंसी उत्पन्न हो रही है। इसके आधार पर प्राइमरी डोरमेंसी को कितने पार्टों में पुनः से डिवाइड कर दिया गया है? 3 भागों के अंतर्गत डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं प्राइमरी डोरमेंसी? तो प्राइमरी डोरमेंसी है, प्राइमरी डोरमेंसी को 3 पार्टों के अंतर्गत डिवाइडेशन किया गया है। नंबर फर्स्ट जो है वो है एक्सोजीनियस डोरमेंसी। एक्सोजीनियस डोरमेंसी इसे कहते हैं बहिर्जात सुसुप्त अवस्था। नंबर सेकंड जो है वो है एंडोजेनियस डोरमेंसी, यानी कि अंतर्जातीय सुसुप्त अवस्था। और नंबर थर्ड जो है वो है कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी,
कॉम्बिनेशन ऑफ डोरमेंसी। ये उत्पन्न कारणों के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। यदि किसी बीज का बाह्य कारण उसकी डोरमेंसी के लिए उत्तरदायी है तो उसे हम क्या कह देंगे, एक्सोजीनियस डोरमेंसी, बहिर्जाते सुसुप्त अवस्था कह देंगे। यानी कहने का मतलब है बाह्य बीज के बाह्य कारण की वजह से उत्पन्न सुसुप्त अवस्था क्या कहलाती है, एक्सोजीनियस डोरमेंसी कहलाती है। और बीज का कोई आंतरिक कारण है और उस आंतरिक कारण की वजह से उत्पन्न जो डोरमेंसी है वो क्या कहलाएगी, एंडोजीनियस डोरमेंसी कहलाती है। और जब एक ही बीज में कोई आंतरिक या बाह्य या दोनों ही कारण है वो उत्तरदायी है डोरमेंसी उत्पन्न करने के लिए, तो इस प्रकार की डोरमेंसी है वो क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी। यानी हम कह सकते हैं जब एक से अधिक कारण बीज में सुसुप्त अवस्था उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हो तो इस प्रकार की डोरमेंसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी कहते हैं। अब एक्सोजेनियस डोरमेंसी इसे पुनः से डिवाइड किया गया है 3 पार्टों में। नंबर फर्स्ट जो है वो है फिजिकल, सेकंड जो है वो है मैकेनिकल, और नंबर थर्ड जो है वो है केमिकल। फिजिकल टाइप की जो डोरमेंसी है इसके एग्जांपल के रूप में अगर मैं लेकर के चलूं तो ये देखने को मिलती है कोरोनेला में। ये किसके अंदर के देखने को मिलेगी, कोरोनेला के अंदर के देखने को मिलती है। अब होता क्या है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका बाह्य आवरण क्यूशेंट नेचर दिखाता है। क्यूशेंट नेचर का मतलब होता है वो बीज का बाह्य आवरण जल का अवशोषण नहीं करता, और जब बीज का बाह्य आवरण जल का अवशोषण नहीं करेगा तो उस कंडीशन विशेष में बीज का अंकुरण नहीं होगा। तो पहला जो इसका रीजन है वो तो ये हो जाएगा, बीज के बाह्य आवरण द्वारा जल का अवशोषण न करना, बाह्य आवरण द्वारा जल का अवशोषण न करना। और ये ऐसा करता नहीं है किसकी वजह से, क्योंकि ये बीज कौन सा नेचर दिखा रहा है, क्यूशेंट नेचर दिखा रहा है। जल के अवशोषण, बीज के द्वारा जल के अवशोषण न करने के पीछे और भी रीजन होते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें म्यूजिलियस लेयर पाई जाती है। म्यूजिलियस लेयर का मतलब होता है जेलीनुमा संरचना, और जिस संरचना की वजह से भी बीज जो होते हैं वो जल का अवशोषण कर नहीं पाते। तो सेकंड में कुछ जो बीज है उनके ऊपर क्या पाई जाती है, जेलीनुमा संरचना पाई जाती है। क्यूशेंट नेचर के बारे में सेकंड है, जेलीनुमा संरचना पाई जाती है जिससे बीज जल का अवशोषण कर नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर पपीते के बीज या पपीते के बीजों के ऊपर क्या है, जेलीनुमा स्ट्रक्चर, और वो जेलीनुमा स्ट्रक्चर होने की वजह से होते हैं वो क्या है, जल का अवशोषण कर नहीं पाते हैं। और इसकी वजह से यदि वो जल का अवशोषण नहीं कर पाएंगे तो बीज क्या नहीं होंगे, फिर अंकुरित नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन इसकी ये हो जाएगी। अब इसके बाद में अगर हम देखें मैकेनिकल नंबर सेकंड में, तो इस प्रकार की सुसुप्त अवस्था है वो देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, बेर देखने को मिलती है। बेर के बाद में एक बालनट में, और देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, गवावा। यानी कि बेर, बालनट और गवावा के अंतर्गत है वो मैकेनिकल टाइप की डोरमेंसी है वो देखने को मिलती है। अब इनमें क्या होता है, हार्ड सीड कोट। कुछ ये कह रहा है कि कुछ भी जैसे होते हैं जिनमें सीड कोट होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड सीड कोट पाया जाता है जिसकी वजह से वो जल का आसानी से अवशोषण नहीं कर पाते और ना ही उसके अंतर्गत गैसों का विनिमय होता है। बेर में हमने देखा भी होगा, बेर के कुंडली के बाह्य जो कवच होता है, सीड कोट होता है, वो क्या होता है, हार्ड होता है। तो उसमें आसानी से जल और जो गैस होती है वो प्रवेश नहीं कर पाती। तो ना तो जल का प्रवेश हो रहा है और ना ही गैसों का विनिमय हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन की वजह से इसके अंदर क्या उत्पन्न हो गई, फिर दोनों ही चीजें वहां पहुंच नहीं रही है, उसकी वजह से डोरमेंसी उत्पन्न होगी। और ये किस प्रकार की डोरमेंसी होगी, फिर मैकेनिकल होगी। नंबर थर्ड जो ये कह रहा है केमिकल डोरमेंसी, ये देखने को मिलती है एप्पल के अंदर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है सिट्रस,
और ये देखने को मिलती है किसके अंतर्गत है, ग्रेप्स में। यानी कि अंगूर के अंतर्गत है, सेब के अंतर्गत और नींबू के अंतर्गत है वो किस प्रकार की डोरमेंसी होती है, इनके बीजों के अंतर्गत जो डोरमेंसी पाई जाती है वो किस प्रकार की डोरमेंसी होती है, केमिकल डोरमेंसी है। अब होता क्या है, सपोज दैट ये बीज है और बीज के अंतर्गत क्या उपस्थित है, भ्रूण उपस्थित है, और ये भ्रूण जब अंकुरित होगा तो ये जो भ्रूण है, जब ये भ्रूण किसकी क्रिया करेगा, अंकुरण की क्रिया करेगा, अंकुरित होगा, तो उस कंडीशन विशेष में भ्रूण को क्या चाहिए, एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। जैसे उसे एनर्जी प्राप्त होगी तो बीज क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा। और वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए इस सीड के अंतर्गत जो स्टोरेज फूड है, जो स्टोरेज फूड है वो उसका इस्तेमाल करेगा। स्टोरेज फूड है उसका इस्तेमाल करेगा। अब स्टोरेज फूड है वो क्या है, एक स्टोरेज फूड है जिसे मानते हैं स्टार्च। तो ये स्टोरेज फूड है स्टार्च, ये एक एंजाइम है अल्फा एमाइलेज। ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, इस स्टार्च को चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसके अंतर्गत है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से बाद में क्या प्राप्त होगी, एनर्जी, और उस एनर्जी को पाकर के बीज क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। परंतु जिन बीजों में ये केमिकल जो पाए जाते हैं वो केमिकल क्या है कि ये टोटल का टोटल प्रोसेसिंग होने नहीं देते, यानी कि स्टार्च से ग्लूकोज में परिवर्तन नहीं होने देते, और ग्लूकोज में जब परिवर्तन नहीं होगा स्टार्च तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो बीज क्या नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। तो इस कारण की वजह से जो डोरमेंसी होती है वो कौन सी डोरमेंसी होती है, केमिकल डोरमेंसी। अब ऐसे कौन कौन से रसायन है जो केमिकल डोरमेंसी के लिए उत्तरदायी है, तो इसके अंतर्गत एक तो है वो है फिनोलिक एसिड। फिनोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड की वजह से डोरमेंसी होती है। एक होता है वो होता है कौन सा, ABAFCK एसिड। ये ऐसे रसायन है जो कि भ्रूण के ऊपर पाए जाते हैं या बीज सतह के ऊपर पाए जाते हैं, और ये इस प्रक्रम को क्या कर देते हैं, टोटली क्लोज कर देते हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज नहीं होती, और एनर्जी रिलीज नहीं होती तो बीज का अंकुरण हो नहीं पाता। तो प्राइमरी डोरमेंसी है उसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया, एक्सोजेनियस डोरमेंसी, एंडोजेनियस डोरमेंसी और कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी। एक्सोजेनियस को फिर 2 पार्टों में डिवाइड किया, फिजिकल, सॉरी 3 पार्टों में डिवाइड किया, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल के अंतर्गत। एंडोजेनियस डोरमेंसी को पुनः से 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है कुछ बीज होते हैं उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, और आकृति में परिवर्तन होने की वजह से भी उनका क्या नहीं हो पाता है, अंकुरण नहीं हो पाता है। और कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी के बारे में मैंने बात कर ली थी। जो कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी है, जब बीज के बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार के कारण उसमें डोरमेंसी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो इस प्रकार की डोरमेंसी, या मैं कह सकता हूँ जब किसी भी बीज में एक से अधिक कारणों की वजह से डोरमेंसी उत्पन्न हो तो उसे कौन सी डोरमेंसी कहा जाएगा, कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी कहा जाएगा। नंबर 2, सेकेंडरी डोरमेंसी। सेकेंडरी डोरमेंसी, अब देखिए हमने प्रारंभ में बात की थी कि रियलिटी में जो सीड डोरमेंसी है वो कौन सी डोरमेंसी होती है, प्राइमरी डोरमेंसी होती है, क्योंकि वहां पर हमने किसी भी बीज को सारी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवाई थी, परंतु उसके बाद भी उस बीज का क्या नहीं हुआ था, अंकुरण नहीं हुआ था। और यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन है जो हमारे द्वारा जनित है, यानी कि मनुष्य द्वारा जनित है, और उसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, बीजों का अंकुरण नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो डोरमेंसी है, इस प्रकार की डोरमेंसी को क्या कहा जाता है, प्रेरित सुसुप्त अवस्था कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रेरित सुसुप्त अवस्था कहते हैं। प्रेरित सुसुप्त अवस्था परिभाषा भी बिल्कुल आसान हो जाएगी। देखिए हमारे पास में जैसे मान लेते हैं ये एक फील्ड विशेष है, और फील्ड विशेष के अंतर्गत है हमने किसी भी सीड की सोविंग कर दी, परंतु हमें इस बीज के अंकुरण के लिए, इस बीज के अंकुरण के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी, ऑप्टिमम कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी, वो ऑप्टिमम कंडीशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाई।
यानी कि वो ऑप्टिमम कंडीशन हम उसे प्रोवाइड ही नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से बीज है वो किस अवस्था में पहुंच गया, डोरमेंट अवस्था में। बीज में क्या उत्पन्न हो गई, डोरमेंसी। तो परिभाषा भी बहुत आसान हो जाएगी कि किसी भी बीज में सामान्य परिस्थितियों के अभाव के कारण, सामान्य परिस्थितियों के अभाव के कारण उत्पन्न सुसुप्त अवस्था क्या कहलाती है, सेकेंडरी डोरमेंसी कहलाती है। यानी कि प्राइमरी डोरमेंसी के अंतर्गत हमने बीज अंकुरण के लिए सारी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवाई थी, फिर वो अंकुरित नहीं हुआ था, इसलिए हमने वहां पर उसे प्राकृतिक डोरमेंसी की संज्ञा दी थी। लेकिन यहाँ पर हमने कोई से जो ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करवा पाई, यानी उन सभी का क्या है, यहाँ पर अभाव है, और अभाव होने की वजह से बीज क्या नहीं हुए, अंकुरित नहीं हुए। तो इस प्रकार की डोरमेंसी है वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी डोरमेंसी कहलाएगी। नंबर 3 जो है वो है इनफोर्स्ड या इम्पोज्ड डोरमेंसी। कहने का मतलब है बलकरित सुसुप्त अवस्था, बलकरित सुसुप्त अवस्था। अब हम जब फसलें पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जैसे गेहूं के बीजों को बोने के लिए उचित गहराई है 5 सेंटीमीटर, सोयाबीन के बीजों को बोने के लिए ऑप्टिमम डेप्थ रहेगी वो रहेगी 3 से 4 सेंटीमीटर। यानी कि हर किसी फसल की बीजों को भूमि में बोने की एक निश्चित गहराई होगी। यदि हमने उस निश्चित गहराई से ज्यादा गहराई पर फसल की बीजों की सोविंग कर दी तो उस कंडीशन विशेष में उस फसल के बीजों का अंकुरण नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार की जो डोरमेंसी है वो क्या कहलाती है, एनफोर्स्ड डोरमेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, बलकृत सुसुप्त अवस्था कहलाती है। तो परिभाषा तो बिल्कुल आसान सी हो जाएगी, बीजों को अधिक गहराई पर बोने की वजह से उत्पन्न सुसुप्त अवस्था एनफोर्स्ड डोरमेंसी कहलाती है। यानी कि आवश्यकता से अधिक गहराई पर बो दिया, ऑप्टिमम सोविंग डेप्थ की अपेक्षा ज्यादा गहराई पर बो दिया, और उस गहराई पर बोने की वजह से बीजों का क्या नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ। तो इस प्रकार की जो सुसुप्त अवस्था है वो क्या कहलाती है, एनफोर्स्ड डोरमेंसी कहलाती है। अब ज्यादा गहराई पर बो देंगे तो बीजों का अंकुरण क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे सपोज दैट हमारे पास में ये फील्ड विशेष था और गेहूं के बीज थे और बोने की ऑप्टिमम गहराई थी वो थी 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमने गेहूं के बीजों को भूमि में क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया। तो उस कंडीशन विशेष में क्या हुआ, एक तो CO2 का लेवल है भूमि में बढ़ गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरा, उसकी वक्त डेंसिटी बढ़ गई, वक्त डेंसिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि हम मृदा में जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं रंध्रावकाश प्रतिशतता में क्या हो जाएगी, कमी आती जाएगी। उसकी पार्टिकल डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वक्त डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वक्त डेंसिटी बढ़ गई है तो सेकेंड रीजन ये है। और तीसरा जो है सेकेंड एक हमने पढ़ा है वो है CO2 का लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तीसरा है वो क्या है, प्रकाश की अनुपलब्धता हो जाएगी, क्योंकि गहराई पर जब हम ज्यादा गहराई पर बीजों को बो देंगे तो प्रकाश की उपलब्धता नहीं होगी। और उस कंडीशन, ये तीनों ही कारण ऐसे हैं जो ज्यादा गहराई पर बोने की वजह से उत्पन्न हुए, और ज्यादा गहराई पर बोने की वजह से जब ये तीनों ही कारण उत्पन्न हुए तो इन्होंने क्या कर दिया, सीड को डोरमेंट कर दिया, और बीज कौन सी अवस्था में पहुंच गया, सुसुप्त अवस्था में। और ये कौन सी सुसुप्त अवस्था कहलाएगी, एनफोर्स्ड डोरमेंसी कहलाएगी। आगे वाला जो स्टेप है अपना वो है सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग मेथड, यानी कि बीजों की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने की विधियां। तो बीजों की जो सुसुप्त अवस्था है, सीड डोरमेंसी जो ब्रेकिंग मेथड है, उसको 2 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है।
दो पार्टों के अंतर्गत डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट है वो है फिजिकल मेथड। कौन सा मेथड है? फिजिकल मेथड, यानी कि भौतिक विधियां। और नंबर सेकंड जो है वो है केमिकल मेथड। भौतिक विधियों के बाद में केमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधियां, यानी कि बीजों की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने की विधियों को मोटे तौर पर दो पार्टों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। एक तो फिजिकल मेथड के अंतर्गत है वो डिवाइड किया गया, और दूसरा है वो कौन सा है? केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंतर्गत मैं अगर बात करूं तो इसमें जो फर्स्ट जो विधि है वो है हीट ट्रीटमेंट, यानी कि उष्मा उपचार। उष्मा उपचार जिसके अंतर्गत बीजों को एक निश्चित समय विशेष के लिए 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, जिसकी वजह से उन बीजों में उपस्थित डोरमेंसी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। कहने का मतलब है क्या हो जाती है? टूट जाती है। ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो हीट ट्रीटमेंट में हम क्या लिख सकते हैं? विभिन्न फसलों के बीजों को निश्चित समय अवधि के लिए 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख करके डोरमेंसी तोड़ने की विधि है वो कौन सी विधि है? हीट ट्रीटमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? उष्मा उपचार कहते हैं। नंबर सेकेंड, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट यानी कि कम तापमान उपचार, और इसे कह सकते हैं हम स्टार्टिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे? हमें स्टार्टिफिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? सबसे पहले बीजों को भिगो देते हैं, और भिगोना भी कितने टाइम पीरियड के लिए? लगभग 36 घंटे तक। 36 घंटे तक बीजों को किसके अंतर्गत भिगो देना है? हमें पानी के अंतर्गत भिगो देना है। उसके बाद में इन बीजों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 12 से 14 घंटे 12 से 14 घंटे के लिए रख देते हैं। और ऐसा करने से उन बीजों की डोरमेंसी क्या हो जाती है? टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और इसे क्या कहते हैं? स्टार्टिफिकेशन कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं हम? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। नंबर थर्ड की बात करें अगर हम, स्केरिफिकेशन। अब हमने सेकंड जो टाइप की प्राइमरी डोरमेंसी में जो सेकंड टाइप की डोरमेंसी पढ़ी थी, मैकेनिकल डोरमेंसी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था सीड कोड हार्ड होने की वजह से डोरमेंसी उत्पन्न हुई थी। तो अब इस हार्ड सीड कोड को क्या करना है? या तो खुच करके या फिर रगड़ करके उसके हार्ड सीड कोड को क्या कर देना है? तोड़ देना है, या इस लायक बना देना है कि उसमें जल और गैसों का आसानी के साथ में क्या हो जाए? विनिमय हो जाए। तो वो जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है? स्केरिफिकेशन कहलाती है। कहने का मतलब क्या है? बीज के कठोर कवच को रगड़कर या खुच करके गैस और जल के विनिमय युक्त बना देने की क्रिया है, या विनिमय युक्त कर देने की क्रिया, वो क्या कहलाती है? स्केरिफिकेशन कहलाती है। यानी इस लायक बना देना है कि उसमें जल और गैसों का आसानी के साथ में क्या हो जाए? विनिमय हो जाए। अब ये जो क्रिया करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो हम इसे किसके माध्यम से कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक तरीके से हम इसे कर सकते हैं, मैकेनिकल तरीके से। और ये किसके अंतर्गत किया जा सकता है? एक तो बेर के अंतर्गत किया जा सकता है, और दूसरा किसके अंतर्गत किया जा सकता है? बाल नट के अंतर्गत किया जा सकता है। यानी कि बेर और बाल नट के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? मैकेनिकल तरीके से है, स्केरिफिकेशन की क्रिया है, यानी बीज कवच को तोड़ने की क्रिया है, वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। सेकंड है वो किसके माध्यम से किया जा सकता है? बाई एसिड के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे H2SO4 संघर्ष सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम से भी हम ये इस क्रिया को क्या कर सकते हैं? संपन्न कर सकते हैं। तो जो हमारा फिजिकल मेथड था, फिजिकल मेथड के अंतर्गत 3 मुख्य विधियां रहेगी। एक हीट ट्रीटमेंट रहेगा, जिसमें किसी भी फसल के बीजों को एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख देना है, जिससे उनके बीजों की डोरमेंसी क्या हो जाए? नंबर सेकंड, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रहेगा या स्टार्टिफिकेशन रहेगा। इसके अंतर्गत क्या होता है? किसी भी फसल के बीजों को पहले 36 घंटे तक पानी में भिगो लेना है, उसके बाद में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 12 से 14 घंटे के लिए रख देना है। ऐसा करने से उन बीजों की डोरमेंसी क्या हो जाएगी?
ब्रेक हो जाएगी। और ये ज्यादातर किसमें लिया जाता है, अगर कुछ लिया जाए तो ये टेम्परेट फ्रूट है, जैसे कि एप्पल, पीच एंड पियर, इनके बीजों की डोरमेंसी तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और नंबर थर्ड है वो है स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन का मतलब होता है बीज के बाह्य कठोर कवच को खुज करके या रगड़ करके होता है जल और गैसों के विनिमय युक्त बना देना, और ये क्रिया स्केरिफिकेशन कहलाती है। इसको मैकेनिकल तरीके से कर सकते हैं, यांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, हम्बर की सहायता से बीज के बाह्य कवच को तोड़ सकते हैं, किसके अंतर्गत बेर और वालनट में, या फिर हम बाई एसिड के माध्यम से कर सकते हैं। और किसका प्रयोग कर सकते हैं, H2SO4 का, संगत सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब हम बात करते हैं सेकेंड वो अपने पास में कौन सा मेथड है, केमिकल मेथड है। केमिकल जो मेथड है, केमिकल मेथड को पुणे से दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है, वो किया गया है इनऑर्गेनिक केमिकल, यानी कि अकार्बनिक रसायन। और दूसरा जो डिवाइड किया गया है वो किसके अंतर्गत किया गया है, ऑर्गेनिक केमिकल, यानी कि कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिकल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक तो कोई आ जाएगा एसिड, बाई एसिड, और एसिड के अंतर्गत क्या आ जाएगा, H2SO4, यानी कि संगत सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इसी के अंतर्गत हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, HCl का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर सेकंड है वो है KNO3, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के 1 से 3% के घोल से बीजों को उपचारित करने पर भी उनकी डोरमेंसी टूट जाती है। और किसी भी फसल के बीजों की हार्वेस्टिंग करने के बाद में तुरंत डोरमेंसी तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी आता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर, स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर है वो क्या है, पोटेशियम में नाइट्रेट है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट है वो उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिकल की, तो ऑर्गेनिक केमिकल को पुणे से दो पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है। कितने पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया, दो पार्टों में। इनऑर्गेनिक के अंदर समझ में आ गया, एक तो एसिड है जिसमें हम संग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं या HCl का प्रयोग कर सकते हैं बीजों की डोरमेंसी तोड़ने के लिए। और दूसरा जो मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसके कितने प्रतिशत सांद्रता का घोल में प्रयोग में लेना है, 1 से लेकर के 3%। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिकल की, ऑर्गेनिक केमिकल को ये कह रहे हैं दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है वो है नॉन हार्मोनल, यानी कि जो हार्मोन नहीं है, और दूसरे हैं वो कौन से हैं, हार्मोनल, यानी कि जो हार्मोन है। तो हार्मोन है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा GA3, क्या आ जाएगा, GA3, जिब्रेलिक एसिड की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये रेंज 100 से लेकर के 500 ppm। ये कह रहा है कि फसल के किसी भी फसल के बीजों को 100 से 500 ppm जिब्रेलिक एसिड के घोल से उपचारित करने पर उस फसल के बीजों की डोरमेंसी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और जिब्रेलिक एसिड अपने आप में क्या है कि हार्मोन है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पुट अप कर लिया जाता है, डोरमेंसी ब्रेकर हार्मोन के नाम से कैसे जाना जाता है, तो डोरमेंसी ब्रेकर हार्मोन है तो कौन सा हो जाएगा, GA3 हो जाएगा। और अगर नॉन हार्मोनल की बात करें तो इसके अंदर जो प्रयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है थायोयूरिया, और ये काफी बार अपने सिलेबस में भी आएगा। और इसका प्रमुख रूप से यूज किया जाता है वो किसकी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, आलू की डोरमेंसी, यानी कि आलू के बीजों की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे उसका नाम क्या है, थायोयूरिया। और ये किस प्रकार का मेथड है, ऑर्गेनिक केमिकल के अंतर्गत भी ये किस प्रकार का है, नॉन हार्मोनल है। तो नॉन हार्मोनल के अंतर्गत क्या रहेगा, या हार्मोन ही है थायोयूरिया। तो थायोयूरिया का प्रयोग किया जाता है किस फसल के बीजों की डोरमेंसी तोड़ने के लिए, आलू की डोरमेंसी। और हार्मोन के अंतर्गत रहेगा GA3, जिसके 100 से 500 ppm के घोल का प्रयोग है वो डोरमेंसी तोड़ने के लिए किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।